नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते, वंदे मातरम। नमस्ते, नमस्ते। ऐसे कार्यकर्ता जो भी लाइव में जुड़ रहे हैं, आप सभी का विद्यार्थी परिषद के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को क्लियर आ रही है तो एक बार आप जस्ट मैसेज कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नरपत जी का नमस्ते का मैसेज है, योगेश साहू जी वंदे मातरम, रिंकू जी नमस्ते कर रहे हैं, मिलिंद सर का है नमस्ते सर, नमस्ते प्रफुल्ल जी नमस्ते, नमस्ते आप सभी को। पंकज पाठक जी नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते आप सभी को। नमस्ते, वंदे मातरम। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। मिलन सर का यस का कमेंट आया है, धन्यवाद सर। लाइव आज के इस लाइव में आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने ऐसे श्रोतागण और ऐसे दर्शक जो भी हैं, अपने कार्यकर्ता या ऐसे बहुत सारे सुनने वाले लोग जो जुड़ रहे हैं इसमें, तो आप सभी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक पेज पर आज हो रहे इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। और लगातार अपने कार्यकर्ता ऐसे सभी लोग जुड़ रहे हैं। पंकज जी का कमेंट आया है कि आवाज़ क्लियर आ रही है, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए पंकज जी। स्वेच्छा पाठक का भी मैसेज है, जी आ रही है दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस फेसबुक पेज पर अपने स्वाधीनता दिवस के यानी कि 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि 14 अगस्त को आज ये लाइव हो रहा है। मैं आप लोगों के मध्य में लाइव हूँ आज अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए, कुछ बातें जानने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने मन की बातें यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आप लोग आमंत्रित हैं कि आप अपने कमेंट्स वगैरह चैट जो अपना फेसबुक लाइव हो रहा है उसमें आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो लोग जय श्री राम लिख रहे हैं, जी जय श्री राम आप सभी को। आज चूंकि 14 अगस्त है और जब हम स्वतंत्रता दिवस की, अपने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर जब भी हम बात करते हैं और 14 अगस्त की बात करते हैं, तो मुझे अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं यशस्वी कवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ते हुए अपनी बात को आरंभ करना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। स्वर्गीय अटल जी की ये पंक्तियां हम भारतवासियों को हमेशा याद दिलाती हैं, बार बार याद दिलाती हैं कि हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया है, हम आज किस स्थान पर हैं, हम क्या थे, क्या हो गए हैं। इसके विषय में भी स्वर्गीय अटल जी की ये पंक्तियां बार बार हम लोगों को याद दिलाती हैं। जब मैं बाबा साहब की उस पुस्तक का जिक्र आप लोगों के मध्य में करना चाहती हूँ, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर की, जिन्होंने पुस्तक ही लिखी पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन, जिन्होंने ये पुस्तक ही लिख करके ये एक संदेश देने का, अपने इस टाइटल के माध्यम से ही, एक शीर्षक के माध्यम से ही एक संदेश देने का प्रयास किया। जब भारत के विभाजन की बात करें तो 1876 से लेकर के 1947 तक भारत का विभाजन हुआ। समय समय पर भारत बढ़ता रहा। 1876 में अफगानिस्तान, तो 1906 में भूटान बटा, 1904 में नेपाल, 1914 में तिब्बत हुआ, तो 1937 में ब्रह्मदेश यानी कि म्यांमार, 1935 में श्रीलंका, तो 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश हुए। जब हम भारत की बात करते हैं तो ईरान से लेकर के इंडोनेशिया तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक की बातें हम करते हैं, हम उनके बारे में स्मरण करते हैं। जब हम अपने पुराणों की बात करते हैं, अपने आगमों की बात करते हैं, तो हमें उसमें भारत की सीमाएं, भारत कहाँ से कहाँ तक था, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में जिस तरीके से कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संततिः, ऐसा कह करके जब विष्णु पुराण में भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं और वहां निवास करने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, इसके विषय में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया। बृहस्पति आगम भी इसी प्रकार से कहता है कि
हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान किसे कहते हैं, इसके विषय में बृहस्पति आगम ने भी स्पष्ट रूप से बताया है। तो जब हम भारत की उन सीमाओं के बारे में बात करते हैं, भारत में समय समय पर ऐसे विदेशी लोग भी रहे जो भारत आते रहे, वो चाहे मौर्यकालीन भारत की बात करें हम, उस समय में मेगास्थनीज भारत आए और उन्होंने मेगास्थनीज ने भारत की सीमाओं के विषय में उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। उन्होंने दक्षिण में और पूर्व में बहने वाले में स्थित समुद्र की भी चर्चा की। उन्होंने भारत की सीमा का उल्लेख करते हुए मौर्य काल का जो राज्य है, जो भारत की सीमा है, वो अफगानिस्तान में भी स्थित है और ये बताते हुए अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों का भी वर्णन उन्होंने किया है। तो इस तरीके से समय समय पर विदेशी लोग यहाँ पर भारत आते रहे। हम वेनसांग की बात करें या फिर फाहियान की बात करें, मेगास्थनीज की बात करें, सभी भारत आए और भारत आने के बाद में उन्होंने भारत की सीमाओं का जिक्र किया, भारत की सीमाओं का वर्णन किया और उन्होंने ये बताया कि वो भारत को किस प्रकार से देखते हैं। तो भारत इस प्रकार का अपना भारत था। और आज हम जब 14 अगस्त की बात करते हैं तो 14 अगस्त को अपने भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। जब हम 14 अगस्त की बात करेंगे तो तब हम 14 अगस्त को भारत के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करेंगे कि आज किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ था। आधी रात में भारत का बंटवारा कर दिया गया और भारत के एक भाग को काट करके दूसरा देश कुछ लोगों ने बना दिया था और हम सब उसी स्थिति से गुजरे। हमारे पूर्वजों ने उस परिस्थिति को देखा, हम चलते भी गए, हम सारी अवस्थाओं को हम देखते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में आई। किस प्रकार से कुछ भी अगर कहें तो हमारे देश के नागरिकों के मन में, देश के युवाओं के मन में एक सामूहिक ग्लानि की भावना थी, पर आज वो सामूहिक ग्लानि और सामूहिक संदेह की भावना सामूहिक आत्मनिर्भरता की भावना के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और उस परिवर्तन के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है। क्या हमारे देश में कभी भी किसी ने ये सोचा था कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश एक निशान की बात की थी, उसी देश में 2 तरीके के निशान, 2 तरीके के झंडों का प्रयोग किया जा रहा था। क्या हम में से कभी भी किसी ने, हम उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में तो आगे बढ़ रहे थे कि देश को बांटने वाला, देश के अंदर ही जो कानून है वो कानून कभी देश से हटेगा या नहीं हटेगा। हम दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त थे कि वो कानून, ऐसा एक कानून भारत से हटेगा, जरूर हटेगा कश्मीर से, और हमने सोचा था, वो सफल भी हुआ। भारत से 370 कश्मीर से हटा। हमने क्या कभी सोचा था कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो शत्रु देश की सेनाओं में, पड़ोसी देश की सेनाओं में घुस करके, उनके घर के अंदर घुस करके आतंकवादियों को मार करके आएंगी? क्या हमने कभी सोचा था कि हमारे देश की सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हुए हमारे देश के हर एक व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ में भर देंगी? क्या हमने कभी सोचा था कि विश्व बंधुत्व की बात करने वाला भारत, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत, सीएए के माध्यम से दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में सताए जा रहे नागरिकों को, ऐसे सताए जा रहे कुछ नागरिकों को भारत आने की परमिशन देगा, भारत में निवास करने की उनको अनुमति प्रदान करेगा? क्या हमने कभी सोचा था कि इतने वर्षों की, हजारों वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो लंबी लड़ाई, हम जो सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे, क्या हम में से कभी किसी ने सोचा था कि हम इतने वर्षों के संघर्ष के पश्चात में उस राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने, अपनी दृष्टि के आगे बनता हुआ देख पाएंगे? परंतु आज ये सब कुछ संभव हो रहा है। आज वो भी एक सद्दशा है कि जब गलवान घाटी में हमारे देश के वीर जवान चाइना के जो सैनिक हैं उनके दांत को खट्टे कर देते हैं। उन शत्रुओं के दांत को खट्टे करने का साहस हमारे देश की सेना, हमारे देश के युवक आज रखते हैं। क्या हम में से कभी किसी ने सोचा था कि ओलंपिक्स में कभी हमारा देश इतने ज्यादा मेडल लेकर के आएगा? कभी हमारा देश क्या एथलेटिक्स में भी आगे जा पाएगा? पर आज वो सारी प्रकार की परिस्थितियां संभव हुई हैं और हमारे देश के जो युवा हैं, खेल जगत में विश्वास रखने वाले, खेल को एक करियर के रूप में, ऑप्शन के रूप में देखने वाले हमारे देश के युवाओं ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। और ऐसे सभी युवा जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक, रजत पदक अथवा कांस्य पदक जीता है, ऐसे सभी युवाओं को
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सभी भारतीयों को प्रसन्न होने का, सभी भारतीयों को आत्मगौरव से भरने का अवसर दिया। क्या कभी हम में से किसी ने भी ये सोचा था कि किसी दूसरे देश में ओलंपिक्स में भारत का झंडा ऊपर जाएगा और हमारे देश का राष्ट्रगान बजेगा? और सच कहा जाए तो जब इस बार टोक्यो में राष्ट्रगान बज रहा था तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, हम सभी भावुक हो गए थे उस क्षण को देखने के लिए। और इस कारण से कुछ भी कहा जाए तो आज हमारा देश जब आत्मनिर्भर बन रहा है तो देश के प्रत्येक युवा के भीतर प्रत्येक युवा आज आत्म स्वाभिमान के साथ में अपने तिरंगे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो तिरंगा जो कि हम सभी के लिए आत्म स्वाभिमान का, हम सभी के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। आज भारत अत्यधिक सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत और प्रभावी सेना यदि कहीं है तो वो भारत में सेना है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, सैन्य के क्षेत्र में हो या फिर डिफेंस के क्षेत्र में हो, हर एक प्रकार के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में हो, हर एक प्रकार के क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत अपनी शिक्षण पद्धति को लागू करते हुए हमारे देश की भारतीय ज्ञान की शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को मिलनी चाहिए, उसके विषय में ज्ञान के पैरवी करते हुए, ज्ञान को लागू करते हुए, सिलेबस में मिलाते हुए आज हमारा भारत आगे निरंतर बढ़ रहा है। और जब हम बात करें अपने भारत के स्वाधीनता के 75 वर्ष की, तो सच कहा जाए तो ये 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 ये भारत की स्वाधीनता के 75वां वर्ष है। जब हम कल 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो हमारा देश आज 75 वर्ष का एक युवा हो रहा है। और सच कहा जाए तो लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी शारीरिक शक्ति क्षीण होती जाती है, पर आज जब हमारा देश 75वें वर्ष में जा रहा है, प्रवेश करने जा रहा है, तो वो नित नवीन और नित युवा होकर के नई ऊर्जा के साथ में, नए आत्मविश्वास के साथ में, नई आत्मशक्ति के साथ में, नए आत्मबल के साथ में आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और जब हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज जब हमारा भारत 75वें स्वाधीनता वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो एक गांव एक तिरंगा इस अभियान के माध्यम से आज विद्यार्थी परिषद का समस्त कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतर करके प्रत्येक नागरिक के मन में जो तिरंगे के लिए आत्मसम्मान की भावना है, जो तिरंगे के लिए उनके मन में प्रेम है, जो सम्मान की भावना है, उसके प्रकटीकरण के लिए आज आग्रह कर रहा है विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। और जब हम ये कहते हैं तो सच कहा जाए तो आज समय की आवश्यकता है कि आज भगत सिंह और राजगुरु का वंदन आज जरूरी है। अगर कहा जाए तो भगत सिंह और राजगुरु का वंदन आज जरूरी है। आजादी के परवानों का अभिनंदन आज जरूरी है। आजादी के परवानों का अभिनंदन आज जरूरी है। आज आवश्यकता है कि हम अपने आजादी के उन परवानों को याद करें जिन्होंने मुगल काल में अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन्हें याद करें जिन्होंने शक और हूड़ों के आक्रमण के समय जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। हम उनके विषय में याद करें जिन्होंने ब्रिटिशर्स, जिन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और मुझे इस समय में याद आती है महर्षि अरविंद की वो पंक्तियां। महर्षि अरविंद ने कहा था कि जब किसी भी देश के युवा के भीतर, युवा के मन में अतीत का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सपने हो तो उस देश को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि आज जब हम अपने ऐसे स्वाधीनता सेनानियों के विषय में बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व तो बलिदान कर दिया, परंतु कुछ एक रणनीति के तहत हमें ये बार बार बताया गया कि देश को स्वाधीन कराने में, देश को स्वतंत्र कराने में एकमात्र परिवार का ही योगदान था। तो जब हम उस दिशा में उसकी ओर पलट करके देखते हैं तो महर्षि अरविंद की ये बातें हमें निश्चित ही, महर्षि अरविंद की बातें हमें कालजयी बातें प्रतीत होने लगती हैं जब वो ये कहते हैं कि अतीत का गौरव का भान होना प्रत्येक देश के प्रत्येक युवा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हमें अतीत के गौरव का भान होगा तो हम आज वर्तमान की पीड़ा को समझ सकेंगे कि हम क्या थे और अभी हम क्या हो गए हैं, और तभी हम भविष्य के सपने अपने मन में संजो करके रख पाएंगे। और जब भविष्य के सपने मन में होंगे तो हम निश्चित ही अपने भारत को पुनः वो भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे देश की प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी प्रयास करने के बाद भी नहीं रोक सकता है। और आज इस वर्ष में 15 अगस्त 2021 को हम सभी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को अस्थिर करने का भी प्रयास कर रहे हैं।
जब देश अपने 75वें वर्ष में, स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत को विदेशों में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग देश को जाति, धर्म, संप्रदाय, अनेक नाम से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पर हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और देश के अन्य नागरिक देश को विभाजित करने नहीं, बल्कि देश को एक करने, देश को जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जब हम विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं, तो जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ, और 1949 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई, तो हम इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। हमें इन दोनों को एक साथ देखना होगा, क्योंकि देश में जिस प्रकार की चुनौती आई, जिस प्रकार की समस्याएं आई, उस प्रकार की समस्त प्रकार की चुनौतियों का सामना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया और देश को पुनः आत्मगौरव से, आत्म स्वाभिमान से परिपूर्ण करने का प्रयास भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र पुनर्निर्माण का लक्ष्य लेकर के राष्ट्र भक्ति की नींव पर छात्र समुदाय को एकत्रित करके और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और आज भी हम लगातार उसी तरीके का प्रयास कर रहे हैं। यदि मैं पिछले 7 दशकों की बात करूं, तो पिछले 7 दशकों में यदि कहा जाए तो भारत और विद्यार्थी परिषद ये कभी अलग नहीं थे। भारत में जिस प्रकार की समस्याएं थी, उस प्रकार के समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उसके साथ में खड़ा था। यदि मैं 50वें दशक की बात करूं, तो उस समय में राष्ट्रीयता का लक्ष्य लेकर के विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रही थी। यदि मैं 7 दशकों में प्रत्येक एक दशक की बात करती जाऊं, यदि 60 के दशक की बात करें, तो जब चीन का आक्रमण भारत पर हुआ और 1962 में उस प्रकार का युद्ध हुआ भारत और चीन का, तो उस समय में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भारत के साथ खड़ा था और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश की जो छात्र शक्ति है उसको राष्ट्र शक्ति का आह्वान करके आगे बढ़ा था। यदि मैं 70 के दशक की बात करूं, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा था, जब लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया। यदि मैं 80 के दशक की बात करूं, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सामाजिक समरसता का भाव लेकर के आगे बढ़ रहे थे, समाज को एक रस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। यदि 90 के दशक की बात की जाए, तो 90 के दशक के आरंभ में ही किस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए जो कि हमारे राष्ट्र का गौरव है, जो कि आत्म स्वाभिमान का और राष्ट्र के स्वाभिमान का जो प्रतीक है, ऐसे राम मंदिर के निर्माण के लिए भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि देश के युवाओं से भी आह्वान कर रहा था कि वो उस दिशा में आगे बढ़ें। हम देखते हैं कि जब कश्मीर में तिरंगे का अपमान किया गया, तो चलो कश्मीर का नारा देकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता श्रीनगर तक गए और वहां तिरंगा लहराने का प्रयास करने लगे, वहां तिरंगा लहराने का आह्वान किया। यदि 2000 के आरंभ की बात करें, तो शिक्षा और रोजगार को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डटे हुए थे। यदि जब बांग्लादेशी घुसपैठ, जो कि आज भी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चलो चिकन्ने का आंदोलन चला करके उस समस्या का समाधान करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। 2010 के दशक में देखें तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यूथ अगेंस्ट करप्शन, जब देश भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया जा रहा था, तो ऐसे समय में यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता युवाओं के मध्य में था और आगे था। 2014 की बात करें तो नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट के नाम से विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन चलाया और वो आगे बढ़ती रही। इसी प्रकार से जब जब देश में किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी दशक में सामने आई है, तो इन पूरे दशकों में 7 दशकों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश की उन समस्याओं के सामने खड़े होकर के समाधान के रूप में आगे आते रहे और समस्याओं का निवारण करने का निरंतर प्रयास करते रहे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब भी हम बात करते हैं, तो आज जब एक देश एक तिरंगा या एक गांव एक तिरंगा के नाम से जब आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बस्तियों में और गांव में उतरने जा रहा है, तो वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे भारत में आज 1,28,335 स्थानों पर तिरंगा फहराने के लिए जा रहा है। वो तिरंगा जो कि हमारे देश की संपन्नता का प्रतीक है, वो तिरंगा जो कि शांति का प्रतीक है, जो कि त्याग का प्रतीक है, जो हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ऐसे तिरंगे को लेकर के आज 1,28,335 स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता
ग्राउंड पर उतरने जा रहे हैं। और जब हम देखते हैं तो ये जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो वो उन हजारों वर्षों के संघर्ष को पूरे समाज के सामने रखने के लिए उतर रहे हैं। वो आज जब ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो पूरे समाज को एक समान करने के लिए उतर रहे हैं। हम देखते हैं कि विद्यालयों में जब हम थे तो विद्यालयों में पढ़ने वाला एक बच्चा या महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट या फिर सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, कार्यालयों में काम करने वाले लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहरा करके अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को प्रकट तो करते हैं, पर घर में रहने वाले अभिभावक गण या फिर मैं ये कहूं तो हमारे यहाँ सब्जी का ठेला लगाने वाला भारत देश का एक नागरिक, फल का ठेला लगाने वाला भारत देश का एक नागरिक, रिक्शा चलाने वाला भारत का एक नागरिक, या फिर हम सभी का पेट भरने वाले हमारे भारत के किसान, ऐसे जन जिनके मन में तिरंगे के प्रति सम्मान तो है, वो ये भाव प्रकट भी करना चाहते हैं पर उन्हें कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा है। तो जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव में और बस्तियों में तिरंगा लहराने के लिए आज ग्राउंड पर कल उतरेंगे 15 अगस्त को, तो वो आज एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को भी तिरंगा सैल्यूट करने का एक उनको अवसर प्रदान करने वाले हैं। जब वो गांव में तिरंगा लहराने जाएंगे तो वो एक किसान को अवसर देने वाले हैं कि वो भी ध्वजारोहण कर सके और ध्वजारोहण करते हुए ध्वज को सलामी दे सके। जब वो आज झुग्गियों में और बस्तियों में तिरंगा लहराने के लिए जाएंगे तो वो निश्चित सी बात है कि हमारे गली और मोहल्लों में सब्जी बेचने आने वाले एक भैया, ऐसे भैया जो आज सब्जी हमारे और आपकी गलियों में आकर के घर बेचते हैं, उन भैया को भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तिरंगा लहराने का अवसर प्रदान करने वाले हैं। एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी और आपकी रक्षा करते हैं कहीं ना कहीं स्थानों पर, बिल्डिंग में खड़े होकर के, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में खड़े होकर के सिक्योरिटी का काम करते हैं, उन्हें भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब ध्वजारोहण करने का अवसर देंगे तो वो समाज को एक भाव में लाने का एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सफाई करने वाली हमारी किसी दीदी से, किसी भी सफाई कर्मचारी से जब ध्वजारोहण कराएंगे तो उनके मन में भी अपने तिरंगे के प्रति स्थित सम्मान की भाव को, उस प्रकटीकरण, उसको प्रकट करने का अवसर प्रकट करने का एक स्थान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 15 अगस्त 2021 को उन्हें देने वाले हैं। और ये एक वो भाव होगा जब समाज एक समान राष्ट्र भाव के साथ में आगे बढ़ेगा, जब समाज किसी भी प्रकार की जाति, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठ करके एकमात्र भाव, भारतीयता के भाव के साथ में आगे बढ़ेगा, तिरंगे के भाव के साथ में आगे बढ़ेगा। और ये एक गांव एक तिरंगा, ये सिर्फ एक मिशन, एक अभियान नहीं है विद्यार्थी परिषद के लिए, बल्कि एक संकल्प है। एक संकल्प है समस्त भारतीयों के मन में स्थित राष्ट्र भाव को सामने ले आने का। एक संकल्प है सामूहिक संकल्प का भाव विकसित करने का। ये हमारा एक संकल्प है सामूहिक आत्मनिर्भरता के भाव के प्रकटीकरण का। ये एक संकल्प होगा एक राष्ट्र के भाव के प्रकटीकरण का। और ये एक संकल्प है विद्यार्थी परिषद के आत्म स्वाभिमान के भाव को और अधिक पुष्ट और अधिक जागृत करने का। सच कहा जाए तो ये तिरंगा भारत की आत्मा है और इस आत्मा के लिए मन में स्थित सम्मान को प्रकट करने के लिए, सभी के समक्ष स्थापित करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव में और बस्तियों में जाकर के इस प्रकार का तिरंगे के स्वाभिमान के लिए निरंतर वो सड़कों पर आकर के, वो गांव में और बस्तियों में जाकर के कल वो प्रयास करने वाले हैं कि इसके माध्यम से ऐसे लाखों लोग जिनके मन में तिरंगे के लिए सम्मान है, तिरंगे के प्रति प्रेम है, वो उनको अवसर देने वाले हैं कि वो तिरंगे को प्रणाम कर सकें, तिरंगे के प्रति अपने स्वाभिमान को या अपने जो उनके मन में सम्मान की भावना है तिरंगे के प्रति, वो उसको प्रकट कर सकें। मैं अब इस अवसर पर 15 अगस्त 2021 को जब हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में और बस्तियों में तिरंगा लहराने जा रहे हैं, तो मैं अपने राजौरी के, जम्मू कश्मीर के राजौरी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। मैं अपने झारखंड के, अपने छत्तीसगढ़ के उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। मैं असम के कार्यकर्ताओं को और अपने केरल के कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आप पूर्ण रूपेण उत्साह के साथ में तिरंगा लहराएं। पूरा भारत हम सभी को देख रहा है। ऐसे स्थान भारत में, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर आज तक तिरंगा नहीं लहरा है, पर कल वो इतिहास बदलने वाला है। कल हम और आप मिलकर एक इतिहास लिखने वाले हैं जिसमें गर्व से हम कह सकेंगे कि 15 अगस्त
1947 को देश के स्वतंत्र होने के बाद और 1950 में भारत के संविधान आने के बाद भी जिस स्थान पर तिरंगा नहीं लहरा था, आज वहां विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता तिरंगा लहराने जा रहा है। और मुझे गर्व है कि मेरी और आपकी पीढ़ी, यानी कि हमारी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी इस महाअभियान की, इस संकल्प की साक्षी बनने वाली है। कल को जब इतिहास में इस बात की चर्चा की जाएगी कि उस गांव में, उस स्थान पर सबसे पहली बार तिरंगा लहराया गया स्वतंत्रता के बाद, तो हम ये कह सकेंगे कि जी बिल्कुल हम उस अभियान के, उस इतिहास के हम साक्षी हैं जब हम तिरंगा लहराया गया था। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हम सभी पूरे उत्साह के साथ में उन जो एक स्थान, जो एक लक्ष्य हमने लिया है कि 1,28,335 स्थानों पर हम ध्वज लहराने वाले हैं, तो हम उन स्थानों पर जाकर के ध्वज लहराएंगे। लोगों के मन में स्थित जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जो तिरंगे के प्रति प्रेम है, उसको प्रकट करने का एक उचित मंच प्रदान करेंगे, एक उचित अवसर प्रदान करेंगे। इस भाव के साथ में हम सभी आगे बढ़ेंगे और अपने तिरंगे के प्रति सम्मान को प्रकट करेंगे। इतने मुझे आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक इतने देर तक सुना, इसके लिए आप सभी श्रोतागणों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में कुछ पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि भारत के हर गांव गांव में तिरंगा हम फहराएंगे, भारत के हर गांव गांव में तिरंगा हम फहराएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी पर्व मनाएंगे। मातृभूमि हित सर्वस्व दिए जो, मातृभूमि हित सर्वस्व दिए जो, उनका स्मरण जरूरी है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहे जो, उनको नमन जरूरी है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहे जो, उनको नमन जरूरी है। तो आज आवश्यकता है कि जब हम तिरंगा लहराने जा रहे हैं, तो हम जिस भी स्थान पर तिरंगा लहराने जा रहे हैं, उस स्थान के वो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी प्रेरक कथाएं, जिनकी प्रेरक कहानियां आज तक वैश्विक पटल पर सामने नहीं आ पाई हैं, आज तक भारत के एक आम नागरिक के सामने नहीं आ पाई हैं, आप सहायता करें कि उन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की, ऐसे स्वाधीनता सेनानियों की कहानियां वैश्विक पटल पर आ सकें और उन कहानियों को वैश्विक पटल पर लाने में हम एक माध्यम बने। इस हेतु मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, मेरा सभी युवा समुदाय से आह्वान है कि आप विद्यार्थी परिषद के इस अभियान में सहयोगी बने, सहभागी बने। एक विद्यार्थी परिषद जो एक इतिहास रचने जा रहा है, आप सब भी उस इतिहास के साक्षी बने, उसके सहभागी बने। ये आप सभी से मेरा आग्रह होगा। उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम जो हमारे सेनानी हैं, स्वाधीनता सेनानी हैं, उन सभी के विषय में आप पूरे समाज को, पूरे विश्व को अवगत कराने में अपनी महती भूमिका निभाएं। यह आप सभी से मेरा निवेदन है। बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, तो आप लोग इतने धैर्य के साथ में अभी तक जुड़े रहे, इस हेतु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साह है मन में कि कल हम सभी एक ऐसे क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसका महीनों से हम सभी को इंतजार था। वो क्षण कल सुबह आने वाला है। हम सभी पूरे स्वाभिमान के साथ में और आत्मगौरव के साथ में अपने तिरंगे को फहराएं, तिरंगे को सम्मान दें, तिरंगे को सैल्यूट करें। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कल के लिए। एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी बधाइयां। इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।